गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और स्पेशली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स that is related with the organometallic chemistry, in which we have to study about the first and second group elements such as lithium, sodium, magnesium, etc., and some transitional metals such as copper, palladium, platinum, zinc, how these elements are bonded with the carbon atom directly. So in organometallic compounds we will study about the binding between the metal atom and the carbon atom. तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। स्पेशली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अ मेटल एटम इज लिंक्ड डायरेक्टली टू कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. There were a large number of metals such as lithium, sodium, magnesium, zinc, mercury, lead, cadmium, etc. form such type of compounds in which lithium, sodium, magnesium all are related with the first and second group, but zinc, mercury, lead, cadmium are related with the transitional elements. So the organic part is generally an alkyl, alkenyl, alkynyl and a aryl group that is bonded with these metal. They are named simply by adding the name of the metal. So if we look in this example, तो जो मेटल हमारा डायरेक्टली कार्बन से बाइंडेड होता है तो उसे हम मेटल कार्बन कहते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड. जिस बॉन्ड के थ्रू आपको पता होगा कि जो हमारा स्पेशल जो बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, वो इनिशियली देखा जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वैन डेर वाल बॉन्डिंग होता है और मेटालिक बॉन्डिंग होता है. तो ये स्पेशल 6 टाइप्स के टोटल बाइंडिंग होते हैं. तो इसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग है विद द कार्बन एटम, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में कि किस तरह से कार्बन एटम, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बन मेटल से बाइंडेड है. यहाँ पे लार्जली आयनिक कार्बन है और मेटल जो हमारा है इसमें सोडियम या पोटेशियम हो सकता है, लिथियम, मैग्नीशियम हो सकता है या फिर मरकरी, लेड और टीन हो सकता है. तीनों केसेस में आप देख सकते हैं हियर दिस इज represented. In this case metal is totally positive and carbon is negative, but in this case where the lithium and magnesium are comes out, the carbon atom is partially negative and metal is partially positive. But in this example where the metal behave as mercury, lead or tin, this is the totally covalent. तो इस तरह से देखा जाए जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक समवॉट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का होता है. और इस केस में इनिशियली आयनिक या पोलर कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड इज लार्ज डिटरमाइंड. इसमें ज़्यादा जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो पोलर कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन होता है. किसके थ्रू? बाय द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल. इसमें जो मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर्स होते हैं उनके थ्रू. मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव द मेटल, मोर इज द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन मेटल बॉन्ड. जितना ज़्यादा मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स सच टाइप ऑफ मेटल्स विच हैव अ टेंडेंसी टू lose the electron immediately. This nature is called electropositive. On the other hand, electronegative, you also know that atoms have a tendency to attract the electron or to gain the electron towards itself. This is the called electronegativity. So here you see some metal carbon bonds such as carbon potassium, which have much more ionic character than carbon sodium, then carbon lithium, carbon magnesium, carbon aluminium, carbon zinc, carbon cadmium, carbon mercury and so on. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ द कार्बन मेटल बॉन्ड पर. वो कार्बन और मेटल बॉन्ड पर डिपेंड करती है.
यानी कि अगर जो आयनिक करेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड अगर मान लीजिए हमारा लार्जर है, तो दिस इज द मोर रिएक्टिव एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सो organometallic compounds are extremely useful for the synthesis of vast variety of organic compounds. Apart from these, many of the organometallic compounds are commercially important as well. But there are so many compounds such as organolithium, organomagnesium, organozinc, organocadmium, organomercury, etc. etc. So many types of organometallic compounds, and all these are also are used in different type of, such as anti-knock compounds, or there are some such type of compounds which are used as antioxidants in rubber products, and also there are some compounds such as phenyl mercuric acetate that is used fungicide and disinfectant, and organoarsenic compounds are used in medicine. So there are so many organic metallic compounds which are used in different areas related with the different form of chemistry, that is industrial chemistry as well as medicinal chemistry and so on. So now first of all we will study about the organomagnesium compound. Organomagnesium compound, first of all, this also known as Grignard reagent. This is also called Grignard reagent. Here is the organomagnesium compound. Organomagnesium compounds are generally more important for the synthesis of so many carbonyl compounds such as aldehyde and ketones. But for the synthesis of this organomagnesium compound, the one thing is very important, that is we have to maintain the areas totally free from the oxygen, and also all the equipments which are used for the preparation of this type of compound, that is totally dried, and the reagents which are used as a catalyst, that is also dried in the form of ether, that is called dry ether. So organomagnesium halides are extremely important reagents in synthetic organic chemistry. So the Grignard reagent is simply represented by CS3MgX, RMgX, that is the general formula of organomagnesium compound, that is Grignard reagent, is RMgX, R or ARMgX, where R represents an alkyl group and AR represents an aryl group. So first of all we come on the preparation of this organomagnesium compound. Here you see that alkyl halide is treated with the magnesium in presence of dry ether, that is converted to alkyl magnesium halide. In general way, methyl iodide plus Mg dry ether, there is formation of methyl magnesium chloride, or ethyl bromide with magnesium in presence of dry ether, there is formation of ethyl magnesium bromide. This is the Grignard region. The preparation is very general. They are prepared in general way, but the process is very tough. So for aryl magnesium halide, here bromobenzene is taken as a reactant, and they are treated with the magnesium in presence of dry ether to form phenyl magnesium bromide, and so on. There is phenyl magnesium chloride and etc. etc. But in case of formation of Grignard reagent, the halide order will be iodide, bromide and chloride. That means RMgI is much more reactive than that of RMgBr and then RgMcl, so on.
The alkyl or aryl magnesium chlorides are however unknown, that is not formed by this treatment, so that is unknown. Then the formation of Grignard reagent becomes increasingly difficult with increase in the number of carbon atoms in the alkyl group. As the number of alkyl groups increases, its reactivity is also decreases. So the lesser the number of carbon atom is much more powerful in this reagent. So the use of tertiary alkyl iodide is avoided since they readily lose a molecule of hydrogen iodide to form an alkene. So tertiary alkyl chloride may then be used. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन किया गया है। इनका प्रिपरेशन तो बहुत ही इजी है कि हम एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड लेते हैं, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं और फिर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वहाँ डायरेक्ट रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो मेन प्रिकॉशंस लिया जाता है इस रिएक्शन को कराने के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है ये एक तरह से देखा जाए तो ये हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना रिएक्टिव होता है कि ये मॉइस्चर वगैरह से रिएक्शन करके तुरंत एक्सप्लोड कर जाता है। एक तरह से कहा जाए कि जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल इन सब से जो है रिएक्शन करता है तो एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। तो इसीलिए इस एक्सप्लोसिव नेचर को रिड्यूस करने के लिए हमें एटमॉस्फेयर को टोटली फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन करना होता है और जितने इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं इसमें सबको जो है फ्री फ्रॉम मॉइस्चर करना होता है। सो हियर आर सम प्रिकॉशंस ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज़ फर्स्ट, the apparatus should be perfectly dry and protected from moisture by using calcium chloride guard tube। तो कैल्शियम क्लोराइड एक एब्जॉर्बर होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल भी यूज़ होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑल दी रिएजेंट एंड सॉल्वेंट जो भी हम यूज़ करते हैं जैसे एल्काइल या एराइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल या जो भी, दैट आर एब्सोल्युटली ड्राई, सारे ड्राई होने चाहिए। Ether used as solvent must be completely free from alcohol. This can be done by first washing ether several times with water, followed by drying over anhydrous calcium chloride for 1 to 2 days and subsequent distillations over sodium. Then there is formation of dry ether and the atmosphere of dry nitrogen, that is free from oxygen and carbon dioxide। जो एटमॉस्फेयर मेकअप किया जाता है टोटली नाइट्रोजन युक्त होता है and should be maintained through course of the reaction, throughout the course of reaction, पूरे रिएक्शन कोर्स के दौरान ये जो है होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है, इसके मैकेनिज्म को पॉइंट आउट करते हैं। तो जनरली ये देखा जाए कि इसका मैकेनिज्म जो है पर्टिकुलर मैकेनिज्म या एक तरह से हम कहें कि इम्पोर्टेंट जो मैकेनिज्म है प्रोसेस है वो अननोन है, बट सिंपली ये देखा जाता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ जैसे रिएक्शन दिखाया गया है आपका, यहाँ आप रिएक्शन देख सकते हैं एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का, और यहाँ मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड लेते हैं, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ ये बन। फिर होता क्या है कि मैग्नीशियम हैलाइड अगेन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म 2Mgx, यानी फ्री रेडिकल। मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और यही मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल एल्काइल हैलाइड के एक पार्ट से रिएक्शन करके फिर यहाँ इनके बीच में होमोलाइसिस क्रिएट कराता है और Mg से जुड़ जाता है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन X के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ के यहाँ Mgx2 बना लेता है, एल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता है तो नेक्स्ट टर्मिनेशन स्टेप आता है जिसमें आप देख सकते हैं एक एल्काइल फ्री रेडिकल मैग्नीशियम हैलाइड फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसके थ्रू ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दिया जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है तो ये एक तरह का वाइट सॉलिड होता है
वाइट सॉलिड, और ये हमेशा ईथर मालिक्यूल के साथ जो है क्रिस्टलाइजेज रहता है, ये एलोन नहीं होता। हमेशा जब भी ये फॉर्म होता है, फाउंड होता है या तो ये ईथर मालिक्यूल के साथ क्रिस्टलाइजेज होता है, जिसमें ईथर मालिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मैग्नीशियम से जुड़े हुए होते हैं, और ये डाइमेरिक और मोनोमेरिक दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन दोनों के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर आप दो फार्मूलाज देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डाइमेराइजेशन हुआ है, इसमें ये मोनोमेराइजेशन है ईथर का। लेकिन दोनों के केसेस में होता क्या है कि जो सुपर एक्टिव होता है ये सेकंड स्ट्रक्चर होता है इसमें, डायमेरिक फॉर्म। ऐसा इसलिए होता है कि जो फर्स्ट केसेस में जो ईथर होता है डज नॉट मेरली प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द रिएक्शन, इसमें रिएक्शन के लिए कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन सेकंड केसेस में देखा जाए तो it provide a medium for the reaction, so the structure second is more supported for Grignard reagent, ये ज़्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है स्ट्रक्चर सेकेंड। नाउ कम्स here you see that how can this structure is responsible for create reactions. Here you see that R2Mg Mgx2, this is the form of structure 2, R2Mg Mgx2, ये एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। आप देख सकते हैं R2Mg Mgx2, ओके। और इसको लिखा जा सकता है क्या, 2RMgx, ग्रिग्नॉड रिएजेंट 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ तैयार हो गया। तो इसीलिए स्ट्रक्चर जो सेकेंड होता है ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और ये रिएक्शन क्रिएट कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला रिएक्शन हमारा ये रिलेटेड टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। हाउ ग्रिग्नॉड रिएजेंट हेल्प इन द रिएक्शन प्रोसेस, किस तरह से ये जो है प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जनरली इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव, हियर यू सी दैट, एंड मैग्नीशियम इज पार्शियली पॉजिटिव, and so we can say that the metal is electropositive and carbon is electronegative. So then the Grignard reagent exists in RMgx, that is R delta minus and Mgx delta plus. So this structure shows that the carbon magnesium bond in Grignard reagent is highly polar due to the large electronegativity differences between carbon and magnesium. इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हाईली पोलर हो जाते हैं। एंड कार्बन जो है वो एक एनायन फॉर्मेशन क्रिएट करता है और एनायन एक न्यूक्लियोफाइल फिलिक होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ओके। So Grignard reagents chiefly undergo nucleophilic substitution or nucleophilic addition reaction. The reactions process are given here below. In first case, here nucleophilic substitution, here you see that RMgx is treated with AB, where A is electropositive, B is electronegative. Then the negative part of the reactant attack on the A atom and B is eliminated with BMgx. So here you see that BMgx is eliminated and there is formation of Re. Suppose that A is any proton, then there is formation of alkane. This is the substitution reaction. A is substituted with alkyl group. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि सेम वे में कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप, थायो कार्बोनिल, नाइट्राइल और जो सल्फॉक्साइड ग्रुप्स होते हैं एच डबल बॉन्ड हो, तो इनका जो कार्बन सेंटर होता है ये जनरली पोलर नेचर शो करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो आप देख सकते हैं कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट से इसका नेगेटिव पार्ट ये कार्बन पर अटैक करता है और ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और Mgx यहाँ पे जुड़ जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस
देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरह से ये दो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन मेंटेन करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है एडिशन रिएक्शन। So just now we have to see about their synthetic use. What is the use of Grignard reagent? Here you can see that there are variety of use of Grignard reagent, in which one is the formation of alkane. Here you see that कि किस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से कहा जाए कि मेथेन के फॉर्मेशन में या इथेन के फॉर्मेशन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। और ऐसे सारे मालिक्यूल जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से ट्रीट कराया जाता है, चाहे वो एसिटिलीन हो, चाहे वो आपका थायोअल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे अल्कोहल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी मालिक्यूल जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से डायरेक्टली रिएक्ट करके और एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मालिक्यूल दिखाया गया HB से दिखाया गया है, हियर यू सी दैट HB, तो ये प्रोटोनेटेड है। तो यहाँ R जो है नेगेटिव, ये हमेशा इसी प्रोटॉन पे अटैक करके RS का फॉर्मेशन करता है। तो इस केसेस में आप देख सकते हैं द जनरल वे CH3MgI वाटर मालिक्यूल से रिएक्शन करके मीथेन बनाता है, फिर इथाइल अल्कोहल से मीथेन बनाता है, फिनॉल से मीथेन बनाता है, एसिटिक एसिड से भी इथेन बनाता है, इथिलेमीन से मीथेन बनाता है, एथिल मरकैप्टन से मीथेन बनाता है। एंड this is the synthetic use of Grignard reagent. It is much more used for the synthesis of alkane. तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है काफ़ी यूजफुल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सिंपली मेथेन के केस में अगर देखा जाए तो क्वांटिटिवली जो मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है व्हेन ट्रीटेड विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, देयरफॉर दीज रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ, ये एस्टिमेशन में भी यूज होते हैं, जैसे OH का, NH2 का, थायो अल्कोहलिक ग्रुप का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन मेथड इज कॉल्ड जर्विटिनोव्स मेथड, इसको जर्विटिनोव मेथड्स कहते हैं। और इस मेथड के थ्रू बहुत ही सिंपली जो है एस्टिमेशन किया जाता है अल्कोहलिक ग्रुप, थायोअल्कोहलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप का। तो हियर आर सम एरोमेटिक Grignard reagents that is treated with the water molecule and form benzene. Just like alkane, there is also formation of ferrine in the simple way. So the first use of this Grignard reagent is taken in the formation of alkene. Alkane. The second is the alkene. Alkene is also prepared by the use of Grignard reagent, but in larger areas देखा जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होता है। तो यहाँ सिंपल रिएक्शंस दिया गया है एल्केन और अल्काइन के लिए। तो आप देख सकते हैं एलाइल आयोडाइड हमारा जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से प्रोपाइन जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो सिंपली प्रोपार्जिल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, एक बाई प्रोडक्ट है, और फिर यही जो है मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके ट्यूब्यूटाइन का फॉर्मेशन करता है, ब्यूटाइन। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि चेन लेंथनिंग हो जा रहा है, चेन लेंथनिंग रिएक्शन। इसका और जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है, सिंथेटिक यूज है, दैट इज द अल्कोहल। एल्कोहल के सिंथेसाइजेशन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे पहला है कि प्राइमरी अल्कोहल, आप देख सकते हैं देयर इज प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे करा जाता है? इपॉक्साइड से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को इपॉक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो रिंग ओपनिंग हो जाती है और एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल करता है। तो अगर इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मैकेनिज्म दिखाया गया है। तो अगर जनरल वे में कहें तो इसका कुछ इस तरह से होता है मैकेनिज्म। ये आपका होता है RMGX और ये होता है इथॉक्साइड CH2CH2O।
तो इस केस में होता है कि ये नेगेटिव पार्ट ये अटैक करता है कहाँ पर, इस कार्बन पर ऐसे, और ये रिंग ओपन हो जाती है। तो ये एल्काइल ग्रुप CH2 से जुड़ जाता है, यानी यहाँ जुड़ जाता है ये CH2 से ऐसे, और बाकी MgX जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है यहाँ OMgX। फिर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो यही बॉन्ड टूट जाता है, H इससे जुड़ जाता है, OH इससे जुड़ जाता है, तो MgOHX बन जाता है, और OH यहाँ यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से चाहे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लीजिए, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लीजिए, दोनों में रिंग ओपनिंग होती है, तो एक में फिनाइल इथेनॉल बनता है और एक में जो है ब्यूटेनॉल बनता है, या का प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है। इस तरह से देखा जाए तो एक तो इपोक्साइड्स हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर भी, यहाँ देख सकते हैं बाय द हियर यू सी दैट कि बाई एक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अगर यहाँ फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाए तो सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होता है, जो इपॉक्साइड के साथ होता है वही रिएक्शन इसमें भी होता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कराया जाए, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो भी सेम रिएक्शन से क्रिएट करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का, जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं। तो ये था फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर हम एसिटिल्डिहाइड यूज़ करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन यूज़ करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो इस तरह से ग्रिग्नॉर्ड reagent is much more powerful to synthesize for the preparation to synthesize the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol and so on. इसका some use here are tertiary alcohol. The reaction mechanism are same which are explained above. That is same, either it takes place with epoxide or formaldehyde or water anyway. Here you see that the mechanism of preparation of tertiary alcohol. यहाँ R ग्रुप जो है कार्बोनिल पर अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होता है, और यहाँ देखिए OC2H5 पे जुड़ जाता है, सॉरी R जुड़ जाता है यहाँ पर, और पुनः क्या होता है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस होती है और यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से, और फिर यह कीटोन फॉर फर्दर रिएक्शन विद द RMgX और ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से इसे प्रिपेयर कराया जा सकता है। The next one is by the reaction with acid chloride and anhydride. अगर एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो सिंपली आइदर ट्रीटमेंट विद द एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, there is formation of addition product, and after hydrolysis it also form the tertiary alcohol. So the reaction is the same as explained above. All these molecules react with the Grignard reagent to form alcohol, that is the tertiary alcohol. Now comes on the next synthetic use, that is the ether preparation. Somewhat Grignard reagent is also used for the synthesis of ether, but not in high yield. This is much low yield. So the next synthetic importance is preparation of aldehyde. Aldehyde can also be synthesized by this method by the applying Grignard reagent with ester. अगर Grignard reagent का ester के साथ रिएक्शन कराया जाता है Grignard reagent को, जैसे इथाइल फॉर्मेट, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे सिंपली आप देख सकते हैं कि इथाइल फॉर्मेट और RMgX के बीच में यहाँ रिएक्शन हुआ है। हियर यू कैन सी दैट इथाइल फॉर्मेट RMgX, और यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट बना और इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, यहाँ आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो एल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड इन ए बेटर यील्ड
इफ इथाइल आर्थो फॉर्मेट इज एम्प्लॉयड इंस्टीड ऑफ इथाइल फॉर्मेट, अगर इथाइल आर्थो फॉर्मेट लिया जाए, तो ये आपका इथाइल आर्थो फॉर्मेट, और यहाँ बेटर यील्ड होता है एल्डिहाइड का। इन द सेम वे, जिस तरह से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है उसी तरह से कीटोन का भी प्रिपरेशन होता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज आल्सो much more useful for the preparation and synthesis of aldehyde and ketone also both. Here you see that some synthesization of ketone, for ketone synthesis by treatment with alkyl cyanide followed by acid hydrolysis, then there is formation of ethyl methyl ketone, or you can say that this is the 2-butanone का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नाइट्राइल लिया गया है, सिंपली देखा जाए तो नाइट्राइल के साथ ये आपका नाइट्राइल और CH3CH2NGBr एडिशन प्रोडक्ट बना और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कीटोन का। तो यहाँ एल्काइल नाइट्राइल लिया गया है और एरोमेटिक लिया गया है, और इस तरह से यहाँ पर फिनाइल 2-प्रोपेनोन का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन के सिंथेसाइजेशन में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज है। नेक्स्ट वन, अगला सिंथेसाइजेशन है एसिड क्लोराइड से। बाय एक्शन विथ एसिड क्लोराइड in equimolar amount of RmGX to form ketone, and after hydrolysis there is formation of tertiary alcohol. So the next synthesis of monocarboxylic acid, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रिपरेशन होता है। कैसे? जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। मैकेनिज्म सेम है जो एल्डिहाइड में आपने देखा, जो एसिड नाइट्राइल में देखा, एसिड हैलाइड में देखा, फॉर्मल्डिहाइड में देखा, तो सारे मैकेनिज्म सेम है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर यहाँ मैकेनिज्म दिखाया गया है, तो यहाँ सिंपली C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ R जब ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर तो ये बॉन्ड यहाँ चला आता है इस तरह, और इसका MgX पार्ट पॉजिटिव ये यहाँ आकर के जुड़ जाता है, तो बन जाता है RC डबल बॉन्ड OMgX। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस हो जाती है, H यहाँ जुड़ जाता है और MgOHX बाहर हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके यहाँ एडिशन प्रोडक्ट बनाया, ROMgX जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोलिसिस हुई, और हाइड्रोलिसिस के बाद देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेशन हुआ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से दिखाया गया। CH3MgBi, यहाँ पे RMgX जनरल रिएक्शन था, तो यहाँ CH3MgBi से MgI से दिखाया गया है, तो यहाँ CH3 जुड़ जाता तो एस्टिक एसिड बनता है, और यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से दिखाया गया तो फिनाइल ग्रुप अगर जुड़ जाता है, यानी यू कैन सी हियर, यहाँ एल्काइल यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज एरोमेटिक एसिड दोनों के सिंथेसाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला सिंथेसाइजेशन है एस्टर का। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट is also used for the synthesis of ester. And how can the ester is synthesized? This is synthesized by the action with ethyl chloroformate. ethyl chloroformate का जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, you can see here in the next example, ethyl chloroformate ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराया जाए, there is formation of addition product, and after hydrolysis you can say that after rearrangement there is formation of higher ester। तो हायर एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इथाइल क्लोरोफॉर्मेट जो है जिसमें C डबल बॉन्ड और Cl है, ये क्लोरीन एटम ये एलिमिनेट हो जाता है मैग्नीशियम के साथ और वहाँ बना लेता है MgX, Cl का फॉर्मेशन करता है और फॉर्मेशन हो जाता है इथाइल एसीटेट का।
तो सेम इसी तरह से थाई अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है कि जब सल्फर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो थाई अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल के सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन में भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, सॉरी, you can see here phenol. This is treated with the nascent oxygen, atmospheric oxygen. In presence of dry ether, there is formation of phenoxy magnesium bromide. After hydrolysis, this is converted into phenol. तो इस तरह से आपने देखा कि फिनॉल हो, चाहे थाई अल्कोहल हो, चाहे एस्टर हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्केन हो, much more type of variety of organic molecule can be synthesized by the using Grignard reagent. This is also helpful for the synthesization of primary amines. The next one is the here alkyl cyanide and primary amines both are synthesized, and also the dithionic acid, sulfenic acid is also synthesized by the use of Grignard reagent. The next reaction is preparation of amine. Here you can see that amine are prepared by the action of chloroamine with Grignard reagent. Then NH2 is directly displaced by the alkyl group and there is formation of RNH2. This is the reaction is very simple. And primary amine can also be prepared in satisfactory by the action of Grignard reagent on आर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। अगर हम आर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन ले लें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, ये आर्थोमिथाइल हाइड्रोक्सिलेमीन है हमारा, तो यहाँ से सेटिस्फैक्ट्री प्रिपरेशन हो जाता है। एमीन का प्रोसेस जो है लगभग सेम होता है जो फर्दर आपने मैकेनिज्म देखा। इसके बाद आता है सल्फिनिक एसिड का सिंथेसाइजेशन, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को डायरेक्टली जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो सल्फिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दोनों का रिएक्शन से एकदम इक्विवेलेंट है। तो उसी तरह से डाईथायोइक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बन डाइसल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से है, कार्बन डाइऑक्साइड से है और कार्बन डाइसल्फाइड से है, तो प्रोसीजर इनका सेम है। अगला है आपका नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। यानी एक तरह से देखा जाए तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट स्वयं एक ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड है और ये पुनः जो है एक तरह से डिसइंटीग्रेट होकर के ये नए ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो न्यू ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड जैसे ऑर्गेनोमेटैलिक मरकरी, ऑर्गेनोमेटैलिक कैडमियम, टीन, lead and variety of organometallic compound. Here you see that Grignard reagent, all these 2, 2, 4, 4 which are taken here, this is the Grignard reagent in ethyl magnesium bromide treated with HgCl2. Then there is formation of diethyl mercury. This is the organometallic compound diethyl mercury and 2 molecule of MgBrCl is liberated. Next one is the treatment with cadmium chloride. There is formation of डाईथाइल कैडमियम। नेक्स्ट स्टैनिक क्लोराइड से ट्रीटमेंट करने पर टेट्राइथिल टीन का फॉर्मेशन होता है। लेड क्लोराइड के साथ टेट्राइथाइल लेड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है आल्सो यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द एबनॉर्मल एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। There were some reactions in which the Grignard reagent show its abnormal reaction and to form the isopropyl carbinol, that is preparation of secondary alcohol. Here you see that the example are shown here. In this case isopropyl
मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद द डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, कीटोन से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो यहाँ प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है और एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो और बाई प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेबल, जैसे प्रोपीन भी बना, अल्कोहल भी बना, किससे बना? कीटोन से। कीटोन से अल्कोहल और जो है ये दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से ये एबनॉर्मल जो है कंडीशन है इसका एडिशन करने का। दूसरा एबनॉर्मल कंडीशन है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड से ये जो है एबनॉर्मल फॉर्म में ट्रीट करके और फॉर्मेशन करता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ दिया गया है 1,2,3 ट्राई फिनाइल प्रोप 2 in 1 on, और ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करके, तो यहाँ प्रिपरेशन अब आप यहाँ देख सकते हैं कीटोनिक ग्रुप इसका जो है ये चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट रिएक्शन में कीटोनिक ग्रुप चेंज नहीं हुआ, डबल बॉन्ड चेंज होता है। और सेकंड में आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ग्रुप जो है अनचेंज है, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट है। तो इस तरह से इसका जो है ये एबनॉर्मल रिएक्शन है। तो दिस इज नॉट मच मोर पावरफुल। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में क्या लिमिटेशंस होना चाहिए? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस है कि Grignard reagents are sensitive to moisture, oxygen and carbon dioxide and hence must be protected from them. This makes the handling of Grignard reagents difficult. यानी इसे हमेशा मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से टोटली फ्री रखना होगा। Grignard reagent cannot be prepared from alkyl halide containing other reactive functional groups such as alcohol, thioalcohol, amine, carboxylic group, sulfur dioxide, aldehyde, ketone, etc. etc. Since they all react with them, इन उनसे डायरेक्ट जो है रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इनसे ग्रिग्नॉर्ड रीजन का सिंथेसाइजेशन नहीं कराया जाता। और जो लास्ट इसका लिमिटेशंस है कि जनरली ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन नियर द फंक्शनल ग्रुप प्रिवेंट्स रिएक्शन प्रोबेबली ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सो द CH3MgBr या CH3MgI डज नॉट रिएक्ट विथ डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। इसलिए जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप के, वहाँ थोड़ा सा इसे, या हम कहें तो लार्ज एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कराने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। उनके बीच में कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। तो इसीलिए जो जनरल हैलाइड्स, मैग्नीशियम हैलाइड जैसे RMgX, R मीन CH3 ग्रुप या CH3CH2 ग्रुप, यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी जो है स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करता है, तो इसलिए उनका यूज इसमें नहीं किया जाता। ऑल दीज रिलेटेड विद द लिमिटेशंस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो इस पूरे रिएक्शंस में आपने देखा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड सिंथेसिस वगैरह वगैरह।